चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सियासी खबरों का रुख करते हैं। 2024 के लिए बीजेपी पूरी तरीके से मिशन मोड में आ गई है। चुनाव में बीजेपी किन किन मुद्दों को उठाएगी, साथ ही संकल्प पत्र में क्या कुछ रहेगा, इसे लेकर के सभी मंत्रियों से रिपोर्ट मांगी गई है। उनके मंत्रालय की उपलब्धि, साथ ही आगे कौन सी योजना लाई जा सकती है, इस पर एक डिटेल रिपोर्ट सरकार की तरफ से मांगी गई और सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई है। राम मंदिर, धारा 370 हटाए जाने का प्रचार और प्रसार तो वही प्रमुखता से होगा और इसके साथ साथ मोदी सरकार की बड़ी योजनाओं का भी प्रचार प्रसार होगा। देखिए, एक तरफ इंडिया अलायंस है जहां चेहरा तय नहीं, सीटें तय नहीं, आपस में ही सिर्फ उटव्वल मची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी है जिसने 2024 की तैयारी कई महीनों पहले से ही शुरू कर दी है और अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र पर काम करना शुरू किया है। कैसे बीजेपी तैयारी कर रही है वो भी आपको एक एक कर बताते हैं। 2024 के लिए बीजेपी ने शुरू की है बड़ी तैयारी। मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए। 9 साल की उपलब्धियों की रिपोर्ट यहां पर डिटेल में मांगी गई है। योजनाओं की उपलब्धि रिपोर्ट में बताना अनिवार्य होगा। समन्वय की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को सौंप दी गई है। चुनाव में 350 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। संकल्प पत्र को अंतिम रूप देने पर लगातार काम यहां किया जा रहा है। राम मंदिर का तेजी से यहां प्रचार प्रसार किया जाएगा। जनहित वाली योजनाओं पर भी रिपोर्ट डिटेल में सरकार द्वारा मांगी गई है। 2024 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और ऐसे में हर हलचल कहीं ना कहीं 2024 से कनेक्ट हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 27 अक्टूबर को धर्मनगरी चित्रकूट जा रहे हैं। यहाँ वो कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चित्रकूट वो इलाका है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ता है। चित्रकूट का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में तकरीबन 1:40 पर चित्रकूट पहुंचेंगे, जहां वो तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य का भी आशीर्वाद लेंगे। साथ ही अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती के मौके पर उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है और इसी बीच मोदी का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। क्यों, ये भी आप समझिए। रघुवीर मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करेंगे। जानकी कुंड अस्पताल परिसर में उनकी मौजूदगी होगी, जहां नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का वो शुभारंभ करेंगे। सदगुरु संघ सेवा ट्रस्ट की प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। श्री राम संस्कृत महाविद्यालय के पुस्तकालय में भी वो जाएंगे। अरविंद भाई मफतलाल की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देखे जाएंगे। विद्याधाम जानकी कुंड स्टेडियम में सभा को भी संबोधित करेंगे मोदी। तुलसी पीठ पहुंच करके रामभद्राचार्य महाराज का आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रामभद्राचार्य महाराज की पुस्तक का विमोचन भी वहां पर करते हुए नजर आएंगे। देखिए, सियासत से उत्तर प्रदेश का एक गहरा नाता माना जाता है। सियासत में उत्तर प्रदेश की चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी कहीं चुनावी बसात सजती है तो उस पर यूपी वालों की न सिर्फ निगाहें टिकी रहती है, बल्कि देश के इस सबसे बड़े सूबे के सियासतदान भी सक्रिय नजर आते हैं। और अब उत्तर प्रदेश में सियासत का एक नया केंद्र बन रहा है। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा तो बहुत गूंजा। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज के बाद प्रदेश में सियासत का नया केंद्र बन रहा है सीतापुर। अयोध्या राम की नगरी है और सीतापुर को राजा विक्रमादित्य ने मां सीता की स्मृति में इस शहर की स्थापना की। कोई प्रमाण तो फिलहाल नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि प्रभु राम मां सीता के साथ तीर्थ यात्रा के दौरान यहाँ पर आए थे। सीतापुर के नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहा जाता है। इसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। वेद और पुराणों में इसे काफी उद्गम स्थल भी कहा जाता है। खैर, ये तो धार्मिक पक्ष है, लेकिन अब जरा इसके सियासी पहलू पर भी बातचीत कर लेते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने मिशन 2024 की शुरुआत सीतापुर में नमिष से की थी। अखिलेश यहां पूजा पाठ करते नजर आए थे, तो वहीं बीजेपी ने 25 अक्टूबर को यहां अवध क्षेत्र के सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों और बाकी जनप्रतिनिधियों, साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम मीटिंग की। अभी 1 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ भी नैमिषारण्य पहुंचे। यहाँ उन्होंने नैमिषारण्य का विकास काशी की तर्ज पर कराने का ऐलान किया। अवध क्षेत्र के इस मंथन में नेताओं को कई दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का ये प्रचार प्रसार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कामकाज को जनता तक पहुंचाएं। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम ये करेंगे। कार्यकर्ताओं को भी घर घर जाने का निर्देश दिया गया है। अवध क्षेत्र में है 16 लोकसभा सीटें। 2019 में 16 में से 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। अवध क्षेत्र में आती है 82 विधानसभा सीटें। मौजूदा वक्त में 82 में से 64 सीटों पर बीजेपी के विधायक फिलहाल हैं। अवध क्षेत्र में बीजेपी के 19 एमएलसी हैं। अवध क्षेत्र में बीजेपी के 13 जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और इसीलिए ये सीट बीजेपी के लिए हर नजरिए से बेहद अहम माना जाता है।
चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। मनोज जरांगे पाटिल जालना जिले में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जरांगे ने इस साल सितंबर में भी इस गांव में भूख हड़ताल की थी और मांग की थी कि मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए। उन्होंने 14 सितंबर को भूख हड़ताल समाप्त करते हुए सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए 24 अक्टूबर तक 40 दिन का समय दिया। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर हम आरक्षण का मसला हल करें, तो वहीं उद्धव ठाकरे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और इस मसले पर सियासी लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए और फिर आपको इस खबर के बाकी पहलू के बारे में भी डिटेल में जानकारी देंगे। अरे ये जुमलेबाजी सरकार है और ये 50 खोखे की जो ट्रिपल इंजन सरकार है उसमें पॉलिसी पैरालिसिस है। अभी 1.5 साल से इनकी सरकार है। महाराष्ट्र को क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। मैं तो पूरी मांग कर रही हूँ, मैं पहले दिन से मांग कर रही हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने एक स्पेशल अधिवेशन लेना चाहिए। धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम समाज का जो आरक्षण है इसके लिए अर्जेंटली यहाँ एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। रोज आए। अब मनोज जरांगे पाटिल की मांग क्या है वो भी आपको डिटेल में समझा देते हैं। दरअसल 1 सितंबर से यह आंदोलन उनके द्वारा चलाया जा रहा है। मराठा लोगों को ओबीसी का दर्जा देने की मांग है। आंदोलन कर रहे लोगों का तर्क है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी माना जाता था। कुणबी ओबीसी आते हैं और अब फिर से कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए। और अब आपको बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में मराठा कितने मजबूत हैं। मराठा समुदाय महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली समुदाय में से एक माना जाता है। 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से अब तक प्रदेश के 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 सीएम इसी समुदाय से आते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं। महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी लगभग 33% के आसपास मानी जाती है और इसलिए अब इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया जा रहा है। आरक्षण देने को लेकर के ये पहला आंदोलन नहीं है। 32 साल पहले अन्ना साहेब पाटिल ने आरक्षण की मांग की। 2023 में 1 सितंबर को ये मुद्दा गर्म हुआ। जालना में मराठाओं पर पुलिस ने उस समय लाठीचार्ज किया। ये वही जगह है जहां जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठे थे। वीर सावरकर को लेकर के जेडीयू ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी को चुनौती दी है कि इस दस्तावेजी प्रमाण को झुठला करके दिखाए। नीरज कुमार का दावा है कि नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर की पत्रिका में गांधी और नेहरू सहित तमाम नेताओं को रावण के रूप में दिखाया गया। नीरज कुमार ने 1945 में छपी पत्रिका अग्रणी के एक लेख का जिक्र करते हुए कहा कि इस लेख में संपादक सावरकर द्वारा महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सरीखे तमाम लोगों को रावण करार दिया गया। पत्रिका के संपादक वही सावरकर हैं जिनके सामने प्रधानमंत्री मोदी सर झुका करके नमन करते हैं। नीरज कुमार ने वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी की है। नाथूराम गोडसे संपादक, सावरकर अंग्रेज का दलाल, अंग्रेज से माफी मांगने वाला, जिसके सामने देश के प्रधानमंत्री नए संसद भवन में सर झुकाते हैं, ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजगोपालाचारी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को रावण बताया था। दस्तावेजी प्रमाण है। हिम्मत है, कलेजा में दम है तो नकारो। और इसी के साथ 24 के चक्रवर्ती में आज के लिए बस इतना ही। आगे राज्यों की खबरों के साथ यानी राजनीति लेकर एक बार फिर से होंगे मैं हाजिर। अब बने रहिए भारत 24 के साथ।